हेलो दोस्तों, शारदा थानवी आपका स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत मिट्टियों के बारे में। मिट्टी जो कृषि मिट्टी है, कृषि की भूमि के में जो मिलती है मिट्टी, दोमट मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है उसके बारे में। इसके अंदर मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करने की भी बताऊंगी। ट्रिक से किस प्रकार से है, कौन सी ट्रिक है, किस तरीके से आपको याद किया जा सकता है किसी चीज़ को। बहुत उपयोगी वीडियो है जीके का अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। एजुकेशन के लिए समय देना पड़ता है बच्चों, शिक्षा के लिए समय देना पड़ता है। जब आपको कुछ गेन करना है तो उसके लिए आप समय देंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मिट्टियों के बारे में जानकारी। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। सर्वाधिक कृषि युक्त भूमि है बाड़मेर में। कहाँ पे मिलती है? बाड़मेर में सर्वाधिक कृषि युक्त भूमि, सबसे ज्यादा जो कहेंगे कृषि वाला क्षेत्र है वो बाड़मेर। सबसे कम कृषि युक्त भूमि है वो है राजसमंद में। सर्वाधिक पहाड़ी युक्त भूमि, यानी कि पहाड़ जिसमें ज्यादा है, वो है ऐसी भूमि है राजसमंद में। सर्वाधिक लवणीय भूमि है जालोर में। सर्वाधिक परती भूमि है जोधपुर में। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि है जैसलमेर में, लगभग 84%। उसके बाद में देखिए सिंचित भूमि, जो सर्वाधिक सिंचित भूमि है वो गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पर सिंचाई के साधन पर्याप्त रूप में है। कम सिंचित भूमि है चूरू में, यहाँ पर सिंचाई के जो साधन है वो पर्याप्त नहीं है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि है चंबल बेसिन क्षेत्र धौलपुर, चंबल बेसिन क्षेत्र धौलपुर में। सर्वाधिक दलदली भूमि है वो है कोटा में। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि विकास बैंक दीर्घ अवधि के लिए ऋण देती है, तकरीबन 5 से 15 वर्ष तक के लिए। कोई भी किसान अगर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए विकास बैंक से ऋण लेता है तो वो 5 से 15 वर्ष के बीच के लिए ऋण देती है और लंबे समय के लिए वो ऋण दिया जाता है। अब आता है भूमि विकास बैंक। जयपुर में स्थापना हुई इसकी, कब हुई? जयपुर में। और कब हुई? 1957 में। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई जयपुर में, स्थापना हुई 1957 में। मिट्टियों के प्रकारों में देखेंगे बच्चों, देखिए दोमट मिट्टी। सबसे पहले दोमट मिट्टी का प्रकार आता है। दोमट मिट्टी के लक्षण क्या क्या है, कैसी होती है, क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ मिलती है? देखो, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या कछारी, इसको बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी बोलेंगे, कछारी मिट्टी भी बोलेंगे और दोमट मिट्टी भी बोलेंगे। भारत में सर्वाधिक मिलने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है, सबसे ज्यादा मिलती है भारत में। दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है। किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। नोट्स की तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत आसानी सी रहेगी, समझ में बहुत जल्दी आएगा। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी। जो नदियां बरसात के समय जो अपने साथ में मिट्टी को बहाकर लेकर के आती हैं वो कहलाती है दोमट मिट्टी। खादर। अब खादर क्या है? खादर क्या शब्द है? नई दोमट मिट्टी के जमाव क्षेत्र को खादर कहते हैं। नई दोमट मिट्टी जहाँ पर बरसात के कारण जो बहकर के नदियों से आई है वो दोमट मिट्टी जमा हो गई है, जो मिट्टी जमा हो गई है उसको कहते हैं खादर। पूर्व का मैदानी क्षेत्र खादर क्षेत्र है, पूर्व का मैदानी क्षेत्र है खादर क्षेत्र। सर्वाधिक नदियां पूर्व के मैदान में ही हैं। अब आता है बागर। खादर के बाद आता है बागर। पुरानी दोमट मिट्टी के जमाव क्षेत्र को, पुरानी दोमट मिट्टी के जमाव क्षेत्र को बागर कहते हैं। जिस प्रकार से खादर कहते हैं नई दोमट मिट्टी के जमाव क्षेत्र को, उसी प्रकार से बागर कहते हैं पुरानी दोमट मिट्टी के जमाव क्षेत्र को बागर कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र व नागौर का क्षेत्र बागर क्षेत्र है। शेखावाटी का क्षेत्र और नागौर का क्षेत्र ये दोनों ही बागर क्षेत्र हैं। रबी की फसल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। राजस्थान में अलवर भरतपुर में सर्वाधिक दोमट मिट्टी पाई जाती है। अलवर और भरतपुर में सबसे ज्यादा जो है दोमट मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दोमट मिट्टी पाई जाती है, देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। भारत में अगर सर्वाधिक दोमट मिट्टी की बात करें तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब चलिए दोमट मिट्टी के बाद में दूसरा प्रकार हमारे पास में आता है काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं और रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मिट्टी मिलने वाली है काली मिट्टी। भारत में सबसे पहली जो मिट्टी मिलती है वो है दोमट मिट्टी, दूसरी नंबर मिलती है काली मिट्टी। दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है।
सर्वाधिक जल धारण क्षमता है काली मिट्टी की, यानी कि जल को सबसे ज्यादा रोके रखती है, क्योंकि इस मिट्टी के कण बहुत ही बारीक होते हैं। ये विशेषता है इस मिट्टी की, सबसे ज्यादा बारीक होते हैं काली मिट्टी के कण। लावा के अपरदन से काली मिट्टी प्राप्त होती है। प्राप्त कैसे होती है? लावा के अपरदन से। लावा के अपरदन से काली मिट्टी प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक काली मिट्टी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। कहाँ है हाड़ौती का पठारी क्षेत्र? राजस्थान में। भारत में दक्कन का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र काली मिट्टी का बना है। काली मिट्टी नकदी फसलों कपास गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? कौन सी फसलें हैं? कपास गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला दिखाई देता है। अब रंग काला क्यों दिखाई देता है इसका? मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण इसके अंदर जो मिलते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इस मिट्टी का रंग काला कहा जाता है, काला हो जाता है मतलब। अब आती है तीसरी मिट्टी। तीसरी प्रकार की मिट्टी आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी देखिए, काली मिट्टी के बाद सर्वाधिक मिलने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। अगर हम कहें कि भारत में सर्वाधिक मिलने वाली कौन सी तीसरी मिट्टी आएगी, तो सबसे पहले आएगी नंबर 1 पर दोमट मिट्टी, दूसरी आएगी काली मिट्टी, तीसरी आएगी लाल मिट्टी। फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? अब कहा जाए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो फेरस ऑक्साइड और किसके कारण से? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। फेरस ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है। मक्का के लिए लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त है। मक्का की जो फसल होती है उसके लिए लाल दोमट मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त कही जा सकती है। भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु यानी कि कट में पाई जाती है। CUT कट। अगर आपको याद रखना हो तो ये छोटी सी ट्रिक है कि लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो C से आ जाएगा छत्तीसगढ़, U से आ जाएगा आपके पास में उड़ीसा और T से आ जाएगा आपके पास में तमिलनाडु। तो ये आपके पास में एक छोटी सी ट्रिक आई है। ये क्या है? ट्रिक है आपके पास में लाल मिट्टी को याद रखने की। ये छोटी सी एक ट्रिक लाल मिट्टी को याद रखने की। लाल मिट्टी सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो कट में पाई जाती है। कट में हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये हो गया आपके पास में एक ट्रिक छोटी सी। राजस्थान में सर्वाधिक लाल मिट्टी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यानी कि DB में पाई जाती है। राजस्थान में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? DB यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसमें पाई जाती है। अब आता है हमारे पास में बलुई मिट्टी का। बलुई मिट्टी में चलते हैं। देखिए, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इस मिट्टी की अधिकता है। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी मिट्टी की अधिकता है। इसके बाद में है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इसमें यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाली मिट्टी है बलुई मिट्टी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलने वाली, आंधियां चलती है ना, आंधियों के कारण से बालू मिट्टी आ जाती है अपने घरों में, तो वो है बलुई मिट्टी। सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी में है, यानी कि जल को बहुत कम रोकती है अपने अंदर, क्योंकि इसके कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। इसकी मिट्टी के कण होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए अपने में ज्यादा पानी को नहीं रोक पाती। बलुई मिट्टी जो उपयोगी होती है वो खरीफ की फसलों जैसे कि बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, जवार आदि के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी में कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। कौन से लवणों की? कैल्शियम के लवणों की अधिकता मिलती है इसके अंदर। अब आती है इसके बाद में हमारे पास में भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी देखिए, बनास बेसिन क्षेत्र में भूरी मिट्टी की अधिकता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसलिए भूरी दिखाई देती है। भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसलिए ये भूरी दिखाई देती है। लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है? काली मिट्टी काली क्यों दिखाई देती है? भूरी मिट्टी भूरी क्यों दिखाई देती है? तो इन सबकी चीजों को याद रखने के लिए कि क्योंकि नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसलिए ये भूरी दिखाई देती है। अब चलिए मिट्टी के प्रकार में आगे चलेंगे। लवणीय मिट्टी आगे आती है आपके पास में। अगला लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्या होती है? देखिए, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। ये ज्यादा खेती बाड़ी के काम में नहीं आती। लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसको जब उपजाऊ बनाना होता है, इसके अंदर फसलों को उगाना होता है, तो इसके अंदर जो साल्ट डाला जाता है, या जो कहेंगे साल्ट भी नहीं कहेंगे हम इसको, जो रासायनिक पदार्थ डालेंगे वो कहेंगे रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाएगा। रॉक फॉस्फेट ना हो तब जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर रॉक फॉस्फेट ना हो तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट झामर, कोटरा, उदयपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? झामर, कोटरा, उदयपुर में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट मिलता है। अब आती है अगली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी भी अनुपजाऊ है। क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का, यानी कि खाद, जो आपके पास में खाद वगैरह है उसमें जिप्सम डाला जाता है।
अब आती है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। केवल मैंग्रोव पादप या वनस्पति ही दलदल में उगते हैं। मैंग्रोव पादप भूमि में शोषण नहीं कर पाते, यानी कि भूमि के अंदर रह करके सांस नहीं ले पाते, इसलिए शोषण हेतु जड़ें वापस बाहर आ जाती हैं। भारत में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव पादप मिलते हैं। भारत में कहाँ मिलते हैं? सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव पादप मिलते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलकर के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा? यानी कि सुंदरवन का डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है सुंदरवन का डेल्टा, वो बनाती हैं। और कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती हैं। अब आती है राजस्थान में सर्वाधिक दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर और कोटा में पाई जाती है। अब आती है अगली मिट्टी आपके पास में लैटेराइट मिट्टी। यह चाय के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? चाय की फसल के लिए। चाय के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। भारत में सर्वाधिक चाय आसाम में व उच्च कोटि की चाय दार्जिलिंग में मिलती है। भारत में सर्वाधिक जो चाय है वो मिलती है आपके पास में चाय आसाम में मिलती है, और जो उच्च कोटि की चाय है वो दार्जिलिंग में मिलती है। चाय की कृषि के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, और लैटेराइट मिट्टी है चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी। अब आती है आपके पास में लाल काली मिश्रित मिट्टी। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इनमें मिलती है लाल और काली मिश्रित मिट्टी। लाल और काली को मिला करके जो मिश्रित मिट्टी मिलती है वो मिलती है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए जो ट्रिक है वो देखिए बहुत आसान सी। चित्तौड़ के भीलों ने बांस से चढ़ा डूंगर। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ आ गया चित्तौड़गढ़, भीलों से भीलवाड़ा आ गया, बांस से बांसवाड़ा आ गया, और डूंगर से डूंगरपुर आ गया। तो ये आपके पास में ट्रिक आ गई है। लाल काली मिश्रित मिट्टी को कहाँ पे मिलती है? तो ये यहाँ पे मिलती है चित्तौड़ के भीलों ने बांस से चढ़ा डूंगर। लाल पीली मिश्रित मिट्टी ये राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा व सवाई माधोपुर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में भीलवाड़ा व सवाई माधोपुर में पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5। एंटीसोल, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी एंटीसोल है, पश्चिमी क्षेत्र में मिलने वाली। एरिडोसोल, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी एरिडोसोल कहलाती है। उसके बाद में इंसेप्टिसोल, अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी इंसेप्टिसोल कहलाती है। फिर आती है अल्फीसोल्स, उप आर्द्र से आर्द्र क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी अल्फीसोल्स कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा। उप आर्द्र से आर्द्र क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी अल्फीसोल्स कहलाती हैं। अल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जो आए थे शुरू में जलोढ़, उसको कहते हैं। बर्टिसोल्स, आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी बर्टिसोल्स कहलाती है। ये है आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, यानी कि नमी वाले क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा नमी वाले क्षेत्रों में बर्टिसोल्स मिट्टी मिलेगी आपको। अब देखिए कुछ एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में। मृदा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई जोधपुर में 1952 में। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जयपुर, इसकी स्थापना हुई 1953 में जयपुर में। शुद्ध मिट्टी का जो पीएच है वो है 7 उदासीन, और शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 है। मृदा अपरदन का कारण है वायु माध्यम या जल माध्यम। मृदा अपरदन का कारण है वायु या फिर जल, या तो हवा से मिट्टी अपरदन किसको कहेंगे? एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह चले जाना, वो कहलाता है मिट्टी का कटाव, यानी कि अपरदन। तो या तो वो होगा वायु के द्वारा या फिर होगा वो जल के द्वारा। तो या तो वायु माध्यम बनेगा या फिर जल माध्यम बनेगा। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन का कारण वायु है, यानी कि आंधियां बहुत चलती हैं इसलिए वायु का माध्यम बनता है, और वायु माध्यम बनती है मृदा अपरदन का। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां आती हैं गंगानगर में। कहाँ आती हैं? गंगानगर में। सबसे कम आंधियां आती हैं झालावाड़ में। राजस्थान में चंबल नदी के कारण सर्वाधिक अवनालिक अपरदन होती है। धौलपुर में उससे ज्यादा और सवाई माधोपुर में उससे कम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के तहत मिट्टी को 8 समूहों में विभाजित किया गया है। कितने? 8 समूहों में विभाजित किया गया है। ऊसर भूमि किसको कहते हैं? बंजर भूमि को ऊसर भूमि भी कहते हैं। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा बने रहिए वीडियो के ऊपर, ज़रूर अच्छा लगेगा। पढ़ने के लिए रुचि जगानी पड़ती है बच्चों,
ऐसे ही रुचि जागृत नहीं होती, पढ़ने के लिए रुचि जगानी पड़ती है, समय भी देना पड़ता है, तो वो ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।